अस्सलाम वालेकुम क्लास, आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम क्लास, आपको आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। यस मैम आ रही है। बस ठीक है। बच्चे आप लोग आपस में जो है वो ग्रुप में लिंक शेयर कर दें लेक्चर का, अगर किसी को नहीं मिला हुआ तो। और आज हमारे पास एक नया बच्चा भी ऐड हुआ है, तो उसको जो है प्रीवियसली जब मैंने कहा था कि जिन जिन लोगों को रिकॉर्डिंग्स नहीं मिली हुई या लेक्चर नहीं मिले वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड हो जाएं, और ताकि उन लोगों को भी मिल जाएं, तो सारे लोग ऐड हो गए थे। बच्चे सब लोग ऐड हो गए थे। मैम आयशा ने सबको करवा दिया था ऐड। एक और बच्चा भी नया इनरोल हुआ है आप लोगों के साथ, अगर वो क्लास अटेंड करता है तो उसको भी ऐड कर लीजिएगा। जरकम नाम है शायद उसका। ओके मैम। आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर की समझ आ गई थी? यस मैम। माल फॉर्मेशंस में आपको इशू तो नहीं रहा? नो मैम। बाइकार्बोनेट यूट्रस क्या होता है? मैम इसके अंदर यूट्रस के 2 हॉर्न्स होते हैं, सेपरेट होते हैं। ओके, तो यूनिकॉर्नुएट क्या होता है? उसमें मैम वन ऑफ सिर्फ होता है एक हॉर्न होता है। तो दोनों जो यूट्रस का। हॉर्न्स हैं दोनों हॉर्न्स में एंडोमेट्रियम होती है? यस मैम, सेपरेट होते हैं बिल्कुल एक दूसरे से। ओके, और सेप्टेट यूट्रस क्या होता है? मैम ये नॉर्मल होता है मैम, यूट्रस एक्सटेंड हुआ बड़ा होता है। सेप्टम होता है बीच में। अब जो है वो जी। नादिर हुसैन और सारा अनवर चुप हो जाएं, ताकि मुझे बाकी भी कोई बच्चा जवाब दे सके। ठीक है, अब बताएं। सेप्टेट यस मैम, यूट्रस। क्वेश्चन रिपीट करें। बेटा मैंने पूछा है सेप्टेट यूट्रस क्या होता है? मैम इसके अंदर सेप्टा बना होता है, सेप्टम बना होता है एक नॉर्मल यूट्रस के अंदर। दो अच्छा। एंडोमेट्रियल सर्विसेज है। मैंने ये कहा है कि मुझे समिया शाहिद और नादिर हुसैन के जवाब मिल गए। अब आप लोग किसी बाकी बच्चे को मौका दें ताकि वो बोल सके। ठीक है, आर्क्यूएट यूट्रस क्या होता है? मैम जिसमें एबनॉर्मल फंडस जो वो होता है उसमें फंडस की एबनॉर्मेलिटी हमें नजर आती है अगर हम उसे नॉर्मल से कैसे? डिफरेंशिएट। कैसे? मैम वो ज्यादा ऊपर होता है, वो अंदर जो वो होता है एक प्रोट्रूड कर रहा होता है। क्या प्रोट्रूड वी कर रहा कैन होता है? फंडस विद इन दी इंडोमेट्रियम। फंडस की कौन सी सरफेस यूट्रस एंडोमेट्रियम के अंदर प्रोट्रूड कर रही होती है? आउटर सरफेस, इनर सरफेस? मैम आउटर। इसको दोबारा से देख लें।
और मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को, मैम नॉर्मल जो है एंडोमेट्रियम की क्या थिकनेस होती है प्लोरिफरेटिव फेज में? मैम 2 to 8 mm मैम 2 to 4 mm होता है। to 4 अच्छा, तो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में कितनी जो है नॉर्मल कितनी होगी, और किस अगर थिकनेस कितने mm से इंक्रीज करेगी तो हम जो है वो फॉरेन बायोप्सी की तरफ रिकमेंड करेंगे पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में? मैम 4 mm से अगर ज्यादा हो जाएगी तो फिर उसके लिए हमें करना होता है ट्रीटमेंट। बाकी बच्चे क्या ये चाहते हैं कि क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स सिर्फ समिया और नादिर को मिले? अच्छा, तो सिक्रीटरी फेस में कितने mm तक जो है वो थिकनेस होती है एंडोमेट्रियम की? मैम 5 to 14। लेक्चर शो हो रहा है बच्चे? आज आप लोगों को यस असाइनमेंट भी मैम। मिलेगी, जी मैम। ठीक है? असाइनमेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी होगी आप लोगों ने। उसके अलावा मैं आप लोगों को ईमेल भी करके उसकी रिक्वायरमेंट्स भी बता दूंगी। असाइनमेंट जो है आप लोग, मेरे पास 80 बच्चे हो ना? एटी बच्चे हो ना? मैम कंफर्म नहीं पता, आई थिंक ऑलमोस्ट 70 से ऊपर ही है। 85 हम्म 83 या 85 तक है। बेटा मेरे पास जो ए पोर्टल पे आप लोग हो ना, ए पोर्टल पे मेरे पास आप लोग 80 स्टूडेंट्स हो। कल एक बच्चे की मुझे ईमेल आई है, वो कल इनरोल हुआ है, जरकम नाम है उसका। यस उसको मैम। भी उसको अपने साथ जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें उसको ऐड कर लीजिएगा, और उसके साथ जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं या सारी चीज़ें वो लोग शेयर कर लें, क्योंकि अभी हम लोग जो है वो वर्क फ्रॉम होम पे हैं एज पर डायरेक्शंस फ्रॉम डिपार्टमेंट। तो एलएमएस पे सारी चीज़ें इस वक्त अपलोड करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आप लोग आपस में ही जो है वो एक दूसरे की हेल्प आउट करें, ठीक है? ओके मैम। बाकी हमें जो है कितने किस्म की नॉर्मल वेरिएशन आती है? नॉर्मल वेरिएशन यूट्रस की कितने किस्म की है? कौन बच्चा जवाब देगा? क्लास आवाज नहीं आ रही क्या? मैम मतलब इसकी यूट्रस की जो लेयर है मैम उसकी अब आई डिजाइन। आपकी आवाज। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि नॉर्मल यूट्रस की कितनी वेरिएशंस है, कितने टाइप्स की वेरिएशन है, नाम क्या क्या है उनके? ये क्वेश्चंस मैंने पूछने हैं आप लोगों से एग्जाम में। मैम यही है अपना प्री प्यूबर्टल और पोस्ट प्यूबर्टल, यही बात है मेरे ख्याल में। मैं यूट्रस की वेरिएशंस की बात कर रही हूँ, जो उसकी टाइप्स हैं, रेट्रोफ्लेक्स्ड यूट्रस, एंटीफ्लेक्स्ड यूट्रस में वो टाइप्स पूछ रही हूँ। और मैम एंटीवर्टेड और वो तो आप रेट्रोवर्टेड। तो वो तो मैं आप तो साइकिल्स की बात कर रहे हैं। वो तो जो प्री प्यूबरेटल और पोस्ट प्यूबरेटल है वो तो एंडोमेट्रियम की उसमें चली जाती है चीज, वो तो एंडोमेट्रियम की होती है ना। मैम एंटीवर्टेड
अच्छा ये रेट्रोवर्टिक बताएं आईयूसीडी कितने स्टेट टाइप्स और की? कंजंक्शन। मैम 2 अब टाइप्स मुझे के होते हैं। वो टाइप भी थे मैम। कौन कौन सी टाइप्स हैं? मैम एक टी शेप थी और दूसरी जिसमें हार्मोन वगैरह आते हैं वो तो कॉपर आईयूसीडी में था। अच्छा, उसको कॉपर को और क्या कहते हैं, किस नाम से आती है? कॉपर आईयूसीडी किस नाम, किस ब्रांड नेम से आती है? नहीं पता? क्लास में कौन जवाब देगा? मैम इंट्रायूट्राइन कॉइल। मैम इंट्रायूट्राइन सर। बेटा मरीना नहीं बोला था क्या? मरीना नहीं बताया जी था जी क्या? जी मैम मेरीना बताया। इसका मतलब है लेक्चर नहीं पढ़ा। ब्रांड नेम पूछा है तो उसमें कॉइल कहाँ से आ गई? ब्रांड नेम का क्या मतलब होता है कि उसका नाम क्या है? कॉइल्स नहीं पूछी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं पूछी, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ ना आई हो? जैसे हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा, बेटा आप लोग को आवाज सही आ रही है? यस मैम सही आ रही है। ठीक है। जैसे प्रीवियसली हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने नॉर्मल यूट्रस की मेजरमेंट्स, नॉर्मल यूट्रस की सोनोग्राफी की अपीयरेंस, उसके अलावा उसकी लेयर्स, उसकी मालफॉर्मेशंस, कनीजेंटल मालफॉर्मेशंस पढ़ी हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा यूट्रस एंड एंडोमेट्रियम की कॉमन एंड अनयूजुअल पैथोलॉजीज पे है, ठीक है। गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड, ये बहुत वाइड रेंज ऑफ हमारे काफ़ी इसमें जो है बहुत सारी अब कनिजेंटल मालफॉर्मेशंस भी होती हैं और रिक्वायर्ड भी होती हैं, ठीक है। और इनकी पैथोलॉजीज को भी लर्न करना बड़ा ज़रूरी है। आफ्टर लंग कैंसर, आफ्टर हार्ट अटैक, ब्रेस्ट कैंसर, जो मोस्ट कॉमन जो कैंसर है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक तो प्रोस्टेट कैंसर है और दूसरा यूट्राइन कैंसर है और ओवेरियन कैंसर है। तो अच्छा खासा हमारा ये वाइड किस्म का जो है रीजन है। इसमें हम पहले यूट्रस का हमने कनीजेंटल मालफॉर्मेशंस पढ़ी, हमने जो है उसको उसकी नॉर्मल मेजरमेंट्स, उसको नॉर्मल सोनोग्राफिक अपीयरेंसेस पढ़ी। आज का हमारा लेक्चर एंडोमेट्रियम पैथोलॉजीज पे है और यूट्राइन पैथोलॉजीज पे है। नेक्स्ट लेक्चर विल बी अपॉन द ओवरीज, ठीक है। नॉर्मल ओवरीज की क्या हमारे पास मेजरमेंट होती है, ओवरीज में कौन कौन सी सिस्ट हमारे पास नजर आती हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज क्या है, ठीक है। और ओवेरियन कैंसर हमें कैसा नजर आता है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है वो फॉलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज पे होगा। उसके अलावा उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आफ्टर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी विल सी द ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड, सेकंड ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड, थर्ड ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड, और हम थोड़ा बहुत जो है वो फीटल एनॉमलीज को कवर करेंगे। आप लोगों के साथ मैंने आप लोगों की कोर्स आउटलाइन डिस्कस की थी। जी मैम। आप लोगों के साथ मैंने कोर्स आउटलाइन अगर की थी डिस्कस, तो उसमें हमारे पास जो है वो मैक्सिमम चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात ये कि आप लोगों ने जो रीजनल अल्ट्रासाउंड के कुछ टॉपिक्स हैं आप लोगों ने वो जनरल अल्ट्रासाउंड में भी पढ़े, ऐसे ही है। लाइक लीवर आप लोगों ने जनरल अल्ट्रासाउंड में पढ़ चुके हैं। और कौन कौन से टॉपिक्स आपने पढ़े हैं जनरल अल्ट्रासाउंड में? बेटा कोई एक बच्चा मुझे बताएगा कि जनरल अल्ट्रासाउंड में आपने रीजनल अल्ट्रासाउंड के कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए हुए थे? मैम मोस्टली को टच किया था तकरीबन।
तो नाम बताए ना मुझे, ऐसे मुझे क्या पता चलेगा। मैम लीवर पड़ी थी, किडनी पड़ी थी, गॉल ब्लैडर पड़ा था, और क्या स्प्लीन जी मैम स्प्लीन नहीं स्प्लीन भी पड़ी पड़ी थी, थी, नहीं पड़ी थी स्प्लीन मैम, भी और पड़ी थी मैम। और क्या पड़ा था? बस किडनी मैम वगैरह यही भी पड़े पड़ी थे। पैंक्रियाज भी लीवर पड़ा क्या था। पड़ा लीवर था? भी पड़ा था मैम। लीवर पढ़ लिया था, गॉल ब्लैडर पढ़ लिया था, स्प्लीन पढ़ ली थी, पैनक्रियाज भी मैम। पेनक्रियास भी पढ़ लिया था, ठीक हो गया। रेट्रोपेरिटोनियम पढ़ा था? मैम थोड़ा वो सा था मैम, मैम ने बताया था बस ऊपर, मतलब ज्यादा डिटेल नहीं बताई थी बस। मैम ने अच्छा कहा था मुझे ये ये रीजनल में देखेंगे। अच्छा थायराइड पढ़ा था? मैम थायराइड का मैम ने सिर्फ स्कैन पिक्चर्स दिखाई थी और उसकी थोड़ी सी वो पैथोलॉजी बताई थी कि अगर वो मतलब थोड़ी सी पैथोलॉजी बताई थी उसकी, थोड़ा बहुत पढ़ाया था मैम ने उसका, थोड़ा उसका। तो यूट्रस का पढ़ा था, यूट्राइन अल्ट्रासाउंड? यूट्राइन अल्ट्रासाउंड का भी थोड़ा सा टाइप दिया था मैम ने, दिया था यार थोड़ा मैम बहुत ने। मैम। सारे जो है वो आपने थोड़ा थोड़ा टच पढ़ा है, डिटेल्ड नहीं जी पढ़े, डिटेल्ड जी स्कैन्स मैम, नहीं पढ़े। यस ठीक मैम है, ने कहा था रीजनल में पढ़ेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह जो है हम लोग और डॉपलर को आपने बिल्कुल टच नहीं किया जनरल नो अल्ट्रासाउंड में ऐसे। नो तो मैम। विदाउट डॉपलर जो है हम ना तो रीनल आर्टरी का डॉपलर पढ़ सकते हैं, ना जो डॉपलर की बेसिक्स हैं बेसिकली हमारे पास। तो डॉपलर की बेसिक्स के अलावा ना तो आप रीनल डॉपलर पढ़ सकते हो, ना कैरोटिड डॉपलर पढ़ सकते हो, ना ही वेजल्स का डॉपलर पढ़ सकते हो, पेरिफेरल डॉपलर जिसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम जो है ये कवर करने के बाद इंशाल्लाह जितना भी हमारा जैसे आप लोगों की कोर्स आउटलाइन वाली तकरीबन सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। एक हार्ट रहता है, ठीक है, उसको भी हम जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हार्ट को फौरन से ख़त्म करेंगे और उसके बाद जो है हम चले जाएंगे डॉपलर अल्ट्रासाउंड की तरफ और हम उसको भी इंशाल्लाह देखेंगे और इंशाल्लाह यू विल लर्न मोर एंड मोर। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द यूट्रस एंड एंडोमेट्रियम कॉमन एंड अनयूजुअल पैथोलॉजीज। यूट्रस की कनिजेंटल जो वेरिएशंस थी, मालफॉर्मेशंस थी, वो आपने पढ़ ली। लेक्चर की आउटलाइन देख लें। अगर हमने देखा है कि फ्लेक्शन है और वेरियन है, नॉर्मल अपीयरेंस यूट्रस और सर्विक्स की, उसकी डायमेंशंस, पैथोलॉजीज यूट्राइन एडिनोमायोसिस, फिब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियल पॉलिप्स, हाइपरप्लेजिया, कैंसर। अनयूजुअल पैथोलॉजीज में अशरमैन सिंड्रोम है, ओशियस मेटाप्लेजिया है, पोस्ट एब्लेशन सिंड्रोम है, नॉट कवरिंग कनिजेंटल यूट्राइन मालफॉर्मेशंस। कोई बच्चा बता सकता है हम यूट्राइन मालफॉर्मेशंस को क्यों नहीं पढ़ रहे इस लेक्चर में? आज के लेक्चर में हम यूट्राइन मालफॉर्मेशंस क्यों नहीं पढ़ेंगे? नहीं देना जवाब? मैम क्योंकि वो कंजेनिटल होती हैं। बस इस वजह से नहीं पढ़ेंगे? और नेक्स्ट लेक्चर में क्योंकि वो बहुत वास्ट फील्ड है, आपने बताया। अच्छा, कोई और बच्चा जवाब दे। भाई आज के लेक्चर में हम ये चीजें क्यों पढ़ेंगे? सिर्फ पैथोलॉजीज क्यों पढ़ेंगे? कनिजेंटल मालफॉर्मेशंस क्यों नहीं पढ़ेंगे? नहीं, आपकी आवाज बेटा मुझे क्लियर नहीं आई। कोई और बच्चा जवाब दे। बोलो मुंह से। नादिर हुसैन आप पढ़ेंगे पहले शायद, इसलिए। अच्छा नहीं ये बात नहीं है। नादिर हुसैन आप बताओ क्यों नहीं पढ़ेंगे? कनिजेंटल मालफॉर्मेशंस क्यों नहीं पढ़ेंगे? मैम पता नहीं, समझ नहीं आ रही इससे। अब आपको मैं कुछ कहूंगी तो हाँ बोलें। पैथोलॉजी होती हैं वो मतलब कंजेनिटल जो होती हैं वो बाय बर्थ होती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट होती होंगी। बस चुप कर जाए। अब अगर मैंने आपको डांटा या कुछ किया तो आप लोग मेरी कर देंगे कंप्लेन, ठीक है? तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है मैं नहीं आपको मैम, डांटूंगी भी नहीं। नहीं। एक मिनट चुप कर जाएं। कनिजेंटल मालफॉर्मेशंस हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम यूट्रस की मालफॉर्मेशंस, कनिजेंटल मालफॉर्मेशंस पढ़ चुके हैं।
यूनिकॉर्नेट यूट्रस क्या है, बाइकॉर्नेट यूट्रस क्या है, आर्किएट यूट्रस क्या है, सेप्टेट यूट्रस क्या है, क्या उसको पढ़ने के बाद आपको पता नहीं चला कि ये कनिजेंटल थी या एक्वायर्ड थी? अब मुझे जवाब दें, मुझे आपका जवाब अब चाहिए। किसी बच्चे ने ये दिमाग नहीं इस्तेमाल किया कि जो है हम कनिजेंटल मालफॉर्मेशंस यूट्रस की पढ़ चुके हैं, तो इसलिए अब हमें इस लेक्चर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कितनी आम सी बात थी। जवाब दे मुझे अब। आयशा, समिया, मैम दरअसल आप कंफ्यूज हो गए सर, आपने कहा था कि अगले लेक्चर में क्यों पढ़ेंगे। मैम हमें लगा मैंने शायद तो आप ऐसे और डिटेल में पढ़ाएंगी इस बार फिर से। नहीं, आपको और डिटेल में और कितनी डिटेल पढ़ाऊं? नहीं और मैम वो तो मजीद हमें याद है। अगर हम फर्दर डिटेल में जाएंगे, अगर हम मजीद फर्दर डिटेल में जाएंगे तो क्या आप लोगों के लिए ये चीजें कवर करना आसान हो जाएंगी? नहीं मैम मुश्किल तो होंगी, लेकिन हमने याद भी किया था और आपको जवाब भी दिया था क्योंकि हम तो याद मैंने करके आए आप थे। में से ये कितना एक जो है वो कितना कॉमन सा क्वेश्चन था कि हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम पिछले लेक्चर में जब आपको मॉल फॉर्मेशंस की समझ नहीं आ रही थी तो मैंने आपको प्रीवियस बेटा जब आप लोग का जो है ना सिग्नल का प्रॉब्लम हो, आपकी आवाज क्लियर ना आ रही हो तो फिर प्लीज सिग्नल फुल करके बोला करें। इस तरह से पूरी क्लास जो है ना वो एक डिस्टॉर्शन में चली जाती है। मैम तो 2 लोगों ने जवाब दे दिया था कि वो कॉन्जेनिटल है, तो हमें लगा कि हम कोई और मालफॉर्मेशंस के बारे में बात कर रही हैं। नहीं, अब और कितनी मालफॉर्मेशंस, जितनी मालफॉर्मेशंस कंजेंटल मालफॉर्मेशंस थी तो वो तो हम पढ़ चुके हैं। मैम इसीलिए तो कंफ्यूज हो रहे थे कि अगर हमने और कुछ बोला तो आप डांटेंगी। अच्छा, मैं तो डांटती नहीं हूँ बेटा। बेटा जब आपसे वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसी तरह से आपने फ्रॉम द टॉप स्टार्ट नहीं करना होता, फ्रॉम द बेस स्टार्ट करना होता है। ठीक है, आपने आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना होता है कि हम भाई क्यों नहीं पढ़ रहे। एक बात है ना कि भाई मैं क्यों नहीं पढ़ाऊंगी, जब हम पैथोलॉजीज की बात करें तो हम क्यों नहीं पैथोलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने सिर्फ मालफॉर्मेशंस पढ़ी हैं। ठीक है, तो ये आपका देखना होता है कि भाई बच्चे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उनका किस लेवल पे जाके सोच रहे हैं। ठीक है, to be avoided at all costs, do not describe every uterus with 2 endometrial cavities as a bicornuate uterus. ठीक है, कोई भी यूट्रस जो 2 एंडोमेट्रियल कैविटीज के साथ है उसको आप बाइकॉर्नुएट यूट्रस नहीं कहेंगे। Do not use malignancy cannot be excluded as a blanket term to describe a mass that you cannot categorize. ठीक है, एक ऐसा मैस जिसको आप कैटेगराइज ना कर सकें, ठीक है, कि ये फिब्रॉइड है, ये फाइब्रोइडिनोमा है, ये एडिनोमायोसिस है, ये एब्सेस है, उसको आप मैलिग्नेंसी नहीं कह सकते। डू नॉट यूज एक्टोपिक कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट डिटरमाइन द साइट ऑफ द प्रेगनेंसी। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा कि ये प्रेगनेंसी की कौन सी साइट है, ठीक है, ये यूट्राइन जो प्रेगनेंसी है ये फंडस में है, बॉडी में है, फलोपियन ट्यूब में है या ओवरीज में है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई ये क्या है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। जब तक आप उसकी साइट ना डिफरेंशिएट कर सकें, ये आपकी लिमिट्स हैं। आप किसी मैस को विदाउट कैटेगराइजेशन मैलिग्नेंसी नहीं कह सकते। आप 2 एंडोमेट्रियल कैविटीज के यूट्रस को बाइकॉर्नुएट यूट्रस नहीं कह सकते। आप जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जब तक आपको साइट नहीं पता, आप उसको एक्टोपिक नहीं कह सकते। ठीक है, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट। अब आ जाते हैं हम 2 एंडोमेट्रियल कैविटीज के साथ। 2 एंडोमेट्रियल कैविटीज हैं तो आपको ये कौन सा फेज होगा मेरे बच्चों? ये आपको 2 एंडोमेट्रियल कैविटीज नजर आ रही हैं, थिकन्ड एंडोमेट्रियल कैविटीज हैं, तो ये कौन सा फेज होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा फेज होगा ये? मैम सिक्रेटिव फेज। सिक्रेटरी फेज है ऑब्वियसली। ठीक है, तो 2 एंडोमेट्रियल कैविटीज हैं, लेकिन क्या इस यूट्रस की यूट्राइन कैविटी की आपको बाइकॉर्नुएट यूट्रस अपीयरेंस आ रही है नजर? किसी एंगल से आपको ये बाइकॉर्नुएट यूट्रस लग रहा है? हाँ या ना में जवाब दें। बाइकॉर्नुएट क्या ऐसे ही दिखता था? बेटा मैं डांटूंगी नहीं, आप जवाब दें।
ठीक है, नहीं है, दिस इज नॉट द बाइकार्बोनेट यूट्रस। ठीक है, ठीक है। अब अगर देखें तो यूट्रस की जो है नॉर्मल वेरिएशंस, नॉर्मल एंटीफ्लेक्स्ड, एंटीवर्टेड यूट्रस, रेट्रोफ्लेक्स्ड यूट्रस स्टिल एंटीवर्टेड, रेट्रोवेरियन यूट्रस स्टिल एंटीफ्लेक्स्ड, रेट्रोवेरियन एंड रेट्रोफ्लेक्शन। ठीक है, ये चारों टाइप्स मैंने वेरिएशंस आपको इसकी पोजीशंस और टर्मिनोलॉजीज इसलिए बताई हैं क्योंकि आगे हम जो है हम इसको फर्दर डिटेल में देखेंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि भाई नॉर्मल एंटीफ्लेक्स्ड कैसा नजर आता है और रेट्रोफ्लेक्स्ड किस एंगल पे होता है, रेट्रोवेरियन कैसी है और रेट्रोवेरियन एंड रेट्रोफ्लेक्शन कैसी है। ठीक है, डेफिनेशन में अगर आप देखें तो एंटीफ्लेक्स्ड और रेट्रोफ्लेक्स्ड में दोनों में अगर आप देखें तो एंटीफ्लेक्स्ड में आपको जो वो बॉडी राइट साइड पे, पेशेंट की राइट साइड पे नजर आ रही है, लेकिन रेट्रोफ्लेक्स्ड में आपको जो यूट्रस की बॉडी है वो पेशेंट के लेफ्ट नजर आ रही है। दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं? यस मैम। मैम फिर से बता दें। एंटीफ्लेक्स्ड में मैं तो बताती हूँ मल्टीपल टाइम, लेकिन आप नहीं जवाब देते। एंटीफ्लेक्स्ड में हमने पेशेंट की एक पोजीशन पढ़ी थी राइट और एक पढ़ी थी लेफ्ट। ठीक है, तो एंटीफ्लेक्स्ड में जो आपको यूट्रस की बॉडी है वो आपको पेशेंट के राइट साइड नजर आएगी और रेट्रोफ्लेक्स्ड में जो आपको यूट्रस की बॉडी है वो आपके पेशेंट की लेफ्ट साइड नजर आएगी। ठीक है, मेनली ये डिफरेंस है एंटीफ्लेक्स्ड में और रेट्रोफ्लेक्स्ड यूट्रस में। दोनों नॉर्मल हैं। हमारे पास अगर डेली 100 पेशेंट्स आते हैं यूट्रस के अल्ट्रासाउंड के लिए तो उनमें से 80 लोगों का एंटीफ्लेक्स्ड यूट्रस होता है और 20% लोगों का रेट्रोफ्लेक्स्ड यूट्रस होता है और 2 या 3 लोगों का जो है वो किसी अबनॉर्मेलिटी के साथ होता है, या बाइकार्बोनेट यूट्रस होता है या यूनिकार्बोनेट यूट्रस होता है। लेकिन मैंने अपना जो 2-3-4 इयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने कनिजेंटल अबनॉर्मेलिटीज के साथ बहुत कम लोगों को जो है वो देखा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं, हाँ हाइपोप्लेजिक यूट्रस के साथ मैंने लोगों को देखा है, ऐसे पेशेंट्स को देखा है। लेकिन मोस्टली हमारे पास जो इन कॉमन प्रैक्टिस जो पाकिस्तान में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो मोस्टली एंटीफ्लेक्स्ड यूट्रस के साथ आते हैं। मोस्ट कॉमन नॉर्मल वेरिएशन है यूट्रस की। Flexion is the bending of uterus on itself and angle that uterus in the mid sagittal plane with the cervix, the angle between the isthmus, cervix, lower segment and the fundus. ठीक है, वेरियन बेसिकली ये होती है कि अगर आप देखें तो ये अपने ही जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है बेसिकली, तो ये अपने ही एंगल पे जो टर्न है ये क्या है, नॉर्मल एंटीफ्लेक्स्ड है। और रेट्रोफ्लेक्स्ड क्या है, अगर हम देखें, अगर एनाटॉमिकल वेरिएशन में भी देखें तो यूट्रस की बॉडी पेशेंट के राइट पे जा रही है और रेट्रोफ्लेक्स्ड में क्या है, बॉडी ऑपोजिट है। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल एंटीफ्लेक्स्ड वेरिएंट। और रेट्रोफ्लेक्स्ड में हमारे पास क्या है, रेट्रोफ्लेक्स्ड व्हेन देयर इज नो एंगल बिटवीन द यूट्रस एंड द सर्विक्स, द यूट्रस इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ वेरिएंट। जब यूट्रस और सर्विक्स के दरमियान कोई एंगल नहीं होता तो उसको डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंटायर यूट्रस इधर बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड्स। एंटीफर्टर द फंडस इज क्लोज टू द ब्लैडर, रेट्रोवर्टेड द फंडस इज क्लोज टू द रेट्रोसिग्मॉइड। तो फंडस हमारे पास क्या है, हमारे पास ये बेसिकली मेन फंडस है। तो फंडस अगर उल्ट हो जाएगी, अगर राइट से लेफ्ट चली जाएगी तो वो सिग्माइड कोलन के साथ चली जाएगी। अगर आप अपने दिमाग में भी सोच के मुझे बताएं, सिग्माइड कोलन राइट साइड पे होती है या लेफ्ट साइड पे होती है? लेफ्ट साइड में मैम। लेफ्ट साइड पे होती है ना। तो जब रेट्रोफ्लेक्स्ड यूट्रस होगा तो रेट्रोफ्लेक्स्ड यूट्रस में जो यूट्रस की फंडस है वो किसके साथ, सिग्माइड कोलन के साथ इनक्लोज हो रही होगी। क्लियर है ये बात? जी मैम। अब कोई मुश्किल तो नहीं है। रेट्रोफ्लेक्स्ड और एंटीफ्लेक्स्ड अगर यूट्रस के साथ नॉर्मल वेरिएशन के साथ अगर आपको पेशेंट आएगा तो आप उसको आप लोगों को पता चल जाएगा ना कि भाई ये एंटीफ्लेक्स्ड यूट्रस है और ये नॉर्मल रेट्रोफ्लेक्स्ड यूट्रस है। ये देखें, दिस इज द नॉर्मल एंटीफ्लेक्स्ड यूट्रस। अगर यही वाला एरिया जो है वो लेफ्ट चला गया है, नॉर्मल फंडस जो है वो लेफ्ट चली गई है, तो वो क्या होगा, रेट्रोफ्लेक्स्ड। द यूट्रस इज होमोजेनस लेयर है of smooth muscle and blood vessel and it is the echogenic than the adjacent endometrium.
एडजेसेंट एंडोमेट्रियम से ये क्या है, एकोजेनिक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। यूट्रस की कौन कौन सी लेयर हैं, एंडोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम है और पेरीमेट्रियम है। इनर जंक्शनल थिन एंड हाइपोइकोइक, ठीक है, मिडल थिक एंड होमोजेनस, आउटर थिन एंड हाइपोइकोइक, आर्क्यूएट वेजल्स, ठीक है। आर्क्यूएट वेजल्स कौन सी होती हैं बेटा, आर्क्यूएट वेजल्स किनको कहेंगे? नहीं पता? ये दोनों में से आपको कोई अबनॉर्मेलिटी नजर आ रही है? इन दोनों जो हमारे पास नंबर ए इमेज है और नंबर बी इमेज है, इसमें आपको कोई अबनॉर्मेलिटी नजर आ रही है? क्या ये दोनों नॉर्मल है? नो लग मैम, तो नहीं रही। ब्लड सप्लाई नो लग मैम। रही है अंदर ये सेकंड इमेज में। तो हमारे पास ये बेसिक नॉर्मल जो है यूट्राइन इमेज है और ये हमारे पास क्या है, डिजीज्ड है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है नॉर्मल रेट्रोफ्लेक्स्ड यूट्रस। तो नॉर्मल रेट्रोफ्लेक्स्ड यूट्रस में अगर आप देखें तो हमारे पास जो है यूट्रस की फंडस जो है वो लेफ्ट साइड पे चली गई है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, अब हमारे पास इसमें सर्वेक्स का जो एरिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल में तो आपको पता है कि यूट्रस जो है, अगर मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास ये एरिया है, ये नॉर्मल एंटीफ्लेक्स्ड यूट्रस है। तो अगर इसकी बॉडी जो है वो पेशेंट के राइट साइड पे होगी तो ये आगे इलोंगेशन में सर्वाइकल कैनाल बना देगा, ठीक है। लेकिन जो है नॉर्मल अपीयरेंस जो है रेट्रोफ्लेक्स में बेसिकली क्या होती है, सर्वेक्स हैज 3 लेयर्स आल्सो, एक्टोसर्वेक्स, एंडोसर्वेक्स एंड एंडोसर्वाइकल कैनाल। द सर्वाइकल स्ट्रोमा इज द सेम इकोजेनिसिटी एज द मायोमेट्रियम। तो सर्वाइकल जो स्ट्रोमा है, सर्वाइकल जो सेल्स हैं, सर्वेक्स के जो नॉर्मल सेल्स हैं, उनकी इकोजेनिसिटी वैसी होती है जैसी मायोमेट्रियम की है। तो जब हमने यूट्रस की नॉर्मल लेयर्स पढ़ी थी तो हमने 3 लेयर्स पढ़ी थी, तो ऐसे ही सर्वेक्स की भी बेसिकली नॉर्मल 3 लेयर्स ही होती हैं, एक्टो, एंडो और एंडो सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, समझ आ गई है? नो जी मैम। यस मैम। ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास, हमने अगर आपको प्रीवियस एनाटॉमी याद हो तो हमारे पास सर्वेक्स, यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब्स और ओवरीज आ रही थी। तो सर्वाइकल लियंस भी हमारे पास मोस्ट कॉमन लियंस होते हैं। आपने गॉल ब्लैडर में भी पढ़ा होगा, गॉल ब्लैडर पॉलिप पढ़ा होगा, ठीक है। तो नॉर्मल बिनाइन जो लियंस हैं हमारे पास, तो वैसे ही सर्वेक्स में भी जो है वो पॉलिप्स होते हैं। पॉलिप में और स्टोन में क्या डिफरेंस होता है, हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं स्टोन में और पॉलिप मैम में? स्टोन जो है वो हाइपर इक्विक होता है, मूवेबल होता है। पॉलिप जो है वो अटैच्ड होता है और उसकी एकोजेनिसिटी इतनी ब्राइट नहीं शैडोइंग भी होती, होती है। और मैम वो पॉलिप एडहेयर्ड में होता है शैडो टू द नहीं वॉल। होता। ठीक है। जी, और तो यही डिफरेंस है हमारे पास के हमने देखा कि सर्वाइकल पॉलिप है और इसकी कोई शैडोइंग नहीं है। मेन डिफरेंस जो चीज होती है हमारे पास, एक्वाजेनिक तो हमारे पास स्टोन भी होता है, लेकिन सर्वाइकल पॉलिप जो है बेसिकली वो क्या है, इसका कोई शेडोइंग नहीं होती और स्टोन की बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की शेडोइंग होती है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सर्वाइकल लियन, सर्वाइकल पॉलिप, ठीक है। अब आ जाती है बात सर्वाइकल कैंसर की। सर्वाइकल कैंसर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन टाइप है। अब अगर आप देखें तो आपको नॉर्मल सर्वाइकल रीजन में जो है और आपको सिर्फ ये एक ज़रा सा यहाँ पे पॉलिप नज़र आ रहा है, बाकी सारे का सारा जो है वो सर्वाइकल कैनाल नॉर्मल है। लेकिन अगर आप कैंसर की बात करें तो क्या आपको यहाँ पे अब नॉर्मल एक्वाजेनिसिटीज नज़र आ रही हैं? आपको कोई क्लियर यस मैच मैम। नहीं नजर आ रहा और क्या है, डिस्टॉर्टेड शेप सर्वाइकल कैनाल नजर आ रही है, ठीक है। These are the sonographic appearance. Uterus size, actual dimension versus a subjective appreciation. Subjective appreciation हमारे पास ये होती है, subjective जो हमारे पास अप्रिसिएशन होती है वो हर एक की डिफरेंट होगी। मेरी डिफरेंट होगी, आमना की डिफरेंट होगी, नादर की डिफरेंट होगी, आयशा की डिफरेंट होगी। ये ऑपरेटर डिपेंडेंट चीज होती है कि एक बंदे को सब्जेक्टिव अपीयरेंस किसी चीज की नॉर्मल लग रही होती है और एक बंदे को किसी को नॉर्मल
नहीं लग रही होती, अबनॉर्मल लग रही होती है, ठीक है। और सब्जेक्टिव को कोई भी याद नहीं कर सकता, ना मैं याद कर सकती हूँ, ना आप कर सकते हैं, कोई भी ना तो इसको जानता और ना याद कर सकता, ये हर बंदे की अपनी होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस इस चीज की होती है कि कोई फिब्रॉइड ना हो, कि कोई एडिनोमायोसिस ना हो, कोई हेमाटोमीट्रा ना हो, ठीक है। तो फिब्रॉइड्स का आपको पता है अबनॉर्मल मैसेज जितने भी यूट्रस के हैं, आज हम उनको देखेंगे भी, पढ़ेंगे भी। एडिनोमायोसिस क्या होती है बेटा, पता है एडिनोमायोसिस का? कोई बच्चा जानता है एडिनोमायोसिस क्या है? बेटा अगर नहीं भी पता तो बोला करें कि नहीं पता। मैम मैं नॉर्मल बताऊं? एंडोमेट्रियल मैम नॉर्मल हाँ, एंडोमेट्रियल टिश्यू एबनॉर्मली ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। कहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं? होता यूं है कि हमारे पास जो नॉर्मल एंडोमेट्रियम है, जस्ट लाइक हम एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल एंडोमेट्रियम है। अगर ये नॉर्मल एंडोमेट्रियम अपनी जो है वो बाउंड्री क्रॉस करके मायोमेट्रियम में चली जाएगी और मायोमेट्रियम में जाके एक अबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल बनाना स्टार्ट कर देगी, या ये पेरीमेट्रियम में चली जाएगी, या ये सर्वाइकल रीजन में चली जाएगी, तो इसको हम कहेंगे एडिनोमायोसिस, ठीक है। मैम रिपीट कर दें प्लीज। बेटा एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस इज एन अबनॉर्मल ग्रोथ। जब एडिनोमायोसिस बेसिकली होता ये है कि एंडोमेट्रियम अपनी प्लेस छोड़ के मायोमेट्रियम में, पेरीमेट्रियम में या सर्वाइकल रीजन में जाके एक नए सिरे से वहाँ पे भी साइकिल स्टार्ट कर देती है, अबनॉर्मल ब्लीडिंग काज कराती है, पेन काज कराती है, अब्डोमिनल स्पैज्म काज कराती है। और एडिनोमायोसिस जहाँ पे भी एंडोमेट्रियम अपना नॉर्मल फेज जाके एक जगह से जो है वो ट्रेवल करके दूसरी जगह या ओवरीज में चली जाती है बेसिकली, या फलोपियन ट्यूब में जाके जो है वो अपना साइकिल स्टार्ट करेगी, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे एडिनोमायोसिस, ठीक है, अब नॉर्मल ओके एंडोमेट्रियम मैम, के ही, थैंक यू। ठीक है। और हेमाटोमीट्रा है, ब्लड से है, तो एबनॉर्मल ब्लड इन एंडोमेट्रियम, ठीक है। डायमेंशंस दैट डू मैटर, मैक्सिमम ट्रू एपी इन द सैजिटल प्लेन टू इंक्लूड फाइब्रॉइड पैथोलॉजी, मैक्सिमम ट्रू ट्रांसफर्स टू इंक्लूड फाइब्रॉइड पैथोलॉजी। आपने मैक्सिमम एपी और ट्रांसफर्स जो है आपने अपने प्लेन में लेके आनी है ताकि आपको फाइब्रॉइड की पैथोलॉजी पता चले। ये हमारे पास नादिर, मुझे बताओ कि ये एंटीफ्लेक्स्ड यूट्रस है या रेट्रोफ्लेक्स्ड यूट्रस है? मैम ये रेट्रो है, लेफ्ट साइड पे है। एग्जैक्टली, दिस इज द रेट्रोफ्लेक्स्ड यूट्रस। और इसकी आपको कोई जो है वो होमोजेनस पैटर्न नहीं लग रहा, हेट्रोजेनस पैटर्न लग रहा है, जो है अब नॉर्मल हाइपोइकोइक पैचेस जो हैं वो लग रहे हैं। और दिस इज द फिब्रॉइड यूट्रस। तो आपको नॉर्मल में और अब नॉर्मल में डिफरेंशिएट करना आया है कि अगर एक फाइब्रॉइड यूट्रस होगा और अगर एक जो है डिजीज्ड यूट्रस होगा, तो वो नॉर्मल से कैसे जो है वो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे कि भाई इसमें कोई डिजीज चल रही है। समझ आ गई है? जी मैम। ठीक है। यस सिर्फ मैम, नादर बच्चियों को समझ नहीं आई? आ गई है मैम। मैम आ ठीक गई। है। नॉर्मल सोनोग्राफी के अपीयरेंस, ठीक है, ये भी आपको पता है कि वेरिएट करती है सोनोग्राफिकली, ठीक है। इमीडिएट पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, जो हमारे पास ये जो इमेज है, दिस इज द इमीडिएट पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, के अगर एक साइकिल फर्स्ट दिसंबर को स्टार्ट हुई, तो सॉरी मेरे बच्चे, अगर एक साइकिल 1 दिसंबर को स्टार्ट हुई और 5 और 7 दिसंबर को वो ख़त्म हो गई और उसी दिन अल्ट्रासाउंड हुआ, तो हमारे पास ये नॉर्मल पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज होगा। द एंडोमेट्रियम इज अ थिन एक्रोजेनिक लाइन मेजरिंग बिटवीन 3 and 8 mm, ठीक है। As the level of estrogen rises due to secretion by ovarian follicles, the endometrium proliferates and thickens into the so-called trilaminar layer। जब हमने नॉर्मल पढ़ा था कि जब एंडोमेट्रियम अपने फुल उसमें ग्लोम में चली जाती है, तो वो जो है एक ट्रिपल लेयर बना देती है, ठीक है। और नंबर 1, 2 और ये मिड वाला, तो 3 लेयर्स इसकी ट्राइलेमिनर शेप बन गई या नहीं बन गई? तो दिस इज अ नॉर्मल ट्राइलेमिनर शेप ऑफ एंडोमेट्रियम एट सेक्रेटरी फेज, ठीक है। क्लियर है मेरे बच्चों?
This जी appearance, मैम as it's most prominent in the ovulatory phase of the cycle when it measures 8 to 12 mm in thickness. During the late proliferative period, under the influence of progesterone secreted by the corpus luteum, the endometrium loses its trilaminar appearance and becomes uniformly echogenic. तो मेरे बच्चे, जब ओव्यूलेशन हो जाती है एट 14th डे, मोस्ट कॉमनली 13 पे भी हो सकती है, 14 पे भी हो सकती है, 15 16 पे भी ओव्यूलेशन हो सकती है। तो जब ओव्यूलेशन हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीशन होती है। ओव्यूलेशन कहाँ से हो रही है? ओवरीज से हो रही है। ओवा जब ट्रैवल करता है फ्लोपियन ट्यूब्स के थ्रू यूट्रस में, तो वो एंडोमेट्रियम चली जाती है प्रोजेस्ट्रॉन के इन्फ्लुएंस में। जब प्रोजेस्ट्रॉन के इन्फ्लुएंस में चली जाती है तो वो अपनी ट्राइलेमिनर शेप को खत्म करके पूरी की पूरी एकोजेनिक हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। जी मैम। यस मैम बेटा मैं आराम आराम से इसलिए करवा रही हूँ, ज्यादा तेजी से इसलिए नहीं पढ़ा रही कि आप लोग एक चीज को अंडरस्टैंड कर जाए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी से ख़त्म कर दूं लेक्चर, मेरे लिए तो इसको ख़त्म करना कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आप वो चाह रहे हैं तो फिर उस तरह से भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अब नहीं मुझे मैम बताएं, ऐसे मैम ऐसे समझ आ ऐसे रही है, ज़्यादा ऐसे समझ ठीक है आ मैम। रही है। आप मुझे गर्ल्स साइड से कोई बताएं कि इसमें हमारे पास जो है रेट्रोफ्लेक्स्ड यूट्रस कौन सा है और एंटीफ्लेक्स्ड यूट्रस कौन सा है? मैम ऊपर वाला एंटी फ्लेक्स्ड है और नीचे वाला रेट्रोफ्लेक्स्ड है, क्योंकि नीचे वाला लेफ्ट साइड पे है। ठीक है। अब तो मेरे बच्चों, आप लोग जब जो है अल्ट्रासाउंड रूम में जब आप लोग रिपोर्ट्स करने जाओगे, जब अल्ट्रासाउंड रूम में जाओगे स्कैन्स करने के लिए, तब तो कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए ना? यस मैम। ठीक है। द एवर चेंजिंग एंडोमेट्रियम, एवर चेंजिंग इसको क्यों कहते हैं? कोई बच्चा बता सकता है एंडोमेट्रियम को एवर चेंजिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि मैम ये मतलब मेंस्ट्रुअल फेज में इसकी जो थिकनेस है वो डिफरेंट होगी, फॉलिकुलर फेज पे डिफरेंट होगी इसलिए। और सेक्रेटरी फेस में डिफरेंट होगी, पूरी बात बताया करें ना। ये सेक्रेटरी फेज में डिफरेंट होगी और प्रेगनेंसी में बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगी। जी मैम। और मैम अगर एंडोमेट्रियम की थिकनेस हुई होगी तब भी डिफरेंट, मतलब वो जो एक एबनॉर्मैलिटी होती है ट्राइलेमिनर प्री ओव्यूलेटरी में डिफरेंट होगी और पोस्ट ओव्यूलेटरी में डिफरेंट होगी। एक में ट्राइलेमिनर होगी और इसमें यूनिफॉर्मली एकोजेनिक होगी। ठीक है। इमीडिएट पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। अब पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज का क्या है कि द पीरियड्स हैज जस्ट स्टार्टेड। ठीक है, तो जैसे ही एक पेशेंट को जो है वो पीरियड स्टार्ट हुए और हम उसको देखना चाह रहे थे पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज पे, तो उसकी अपीयरेंस ये होगी। तो इसको इसलिए कहा जाता है कि भाई पोस्ट मेंस्ट्रुअल पे इसकी डिफरेंट होगी, प्री मेंस्ट्रुअल पे डिफरेंट होगी, और जो है हमारे सेक्रेटरी में डिफरेंट होगी, प्रोलिफरेटिव में डिफरेंट होगी। ठीक है। एंडोमेट्रियम इज अ थिन एकोजेनिक लाइन varying between 3 to 8 mm. As the level of estrogen rises due to secretion by ovarian follicles, the endometrium proliferates and thickens into so-called the trilaminar layer. ठीक है। During late proliferative period, under the influence of progesterone secreted by corpus luteum, the endometrium loses its trilaminar appearance and becomes uniformly echogenic. ठीक है। The best endometrium for assessment of uterine abnormalities. ठीक है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो मोस्ट क्लियर इमेज है वो हमारे पास ये है। ठीक है। तो इसमें आपको लग रहा है, अब इस बात का मतलब ये है कि एंडोमेट्रियम हमारे पास बेस्ट वे होता है कि यूट्राइन की अबनॉर्मेलिटी को डिफरेंशिएट करने के लिए। अगर आप ये चारों इमेजेस देखें तो आपको कहीं पे रेट्रोफ्लेक्स्ड यूट्रस नजर आएगा, कहीं पे एंटीफ्लेक्स्ड नजर आएगा, कहीं पे आपको बाइकार्नुएट यूट्रस नजर आएगा। तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस ही आपको बताएगी कि ये रेट्रोफ्लेक्स्ड है, ये एंटीफ्लेक्स्ड है, ये हमारे पास बाइकार्नुएट है, ये यूनिकार्नुएट है, या ये आर्कुएट यूट्रस है। क्यों? क्योंकि ये एवर चेंजिंग है, ये अपनी शेप्स को चेंज करेगी और ये एक आपके पास कंफर्म एकोजेनिक लाइन होती है, हर साइकिल में आपको डिफरेंट फेजेस से अपीयर कराती है। तो एंडोमेट्रियम इज द बेस्ट जो है हमारे पास यूट्राइन एनोमलीज को डायग्नोस करने के लिए बेस्ट मार्कर है। ठीक है, बेस्ट हमारे पास लैंडमार्क है। क्लियर है ये चीज? जी मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम।
एडिनोमायोसिस मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया था कि एडिनोमायोसिस बेसिकली एंडोमेट्रियम कहीं पे अब नॉर्मली जाके प्लेस होके वहाँ पे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कर दे तो उसको एडिनोमायोसिस कहेंगे एज द presence of ectopic endometrial glands within the myometrium and presence of these glands induces a hypertrophic and hyperplastic reaction in the myometrial tissue। तो जब हमने बात की कि भाई एंडोमेट्रियम जो है वो नॉर्मल एंडोमेट्रियम उठ के अब नॉर्मल वे से मायोमेट्रियम में बैठ के अगर वहाँ पे जाके वो अपना मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट करेगी तो वहाँ के सेल्स को भी वो हाइपरट्रॉफिक कराएगी, उन सेल्स का जो है वो साइज भी बड़ा कराएगी और मायोमेट्रियल टिश्यूज को डैमेज भी करेगी। ठीक है, not always symptomatic, very important when it comes to report। ठीक है, if symptomatic, अगर बहुत ज़्यादा केसेस में ये सिम्टोमेटिक नहीं होती। सिम्टोमेटिक का ये मतलब है कि पेशेंट पे कोई असर नहीं हो रहा होता। ठीक है, पेशेंट पे हमें कोई अबनॉर्मल ब्लीडिंग के साथ पेशेंट नहीं आ रहे होते। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास आते हैं एडिनोमायोसिस के साथ। ठीक है, उनकी कंप्लेंट्स कौन सी होती हैं? उनकी कंप्लेंट्स होती हैं डिस्मेनोरिया, ठीक है, डिस्पेरियूनिया, क्रोनिक पेल्विक पेन और मेनोमेट्रोरेजिया। ठीक है, अब होता यूं है उनके पेशेंट्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं हो रही या हम दर्द से मरे जा रहे हैं। ठीक है, या बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग के साथ पेशेंट्स आ रहे होते हैं तो ये होते हैं सिम्टोमेटिक। लेकिन कुछ एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स में भी क्या है, एडिनोमायोसिस हो रही होती है। समझ आ गई है? यस मैम, आ गई। कोई मुश्किल इसमें? नो मैम। डिस्मेनोरिया जो हमारे पास है वो पेनफुल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं। ठीक है, बहुत शदीद किस्म के दर्द के साथ जो है हमारे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं। ठीक है, और डेस्पेरायूनिया में हमारे पास जो है वो पेशेंट्स की इससे वर्सन कंडीशन होती है। ठीक है, एक तो आ गया पेशेंट। ठीक है, और इनकी जो एक मैरिड लाइफ है वो भी बड़ी डिस्टर्ब होती है। उसमें भी इनके प्रोलॉन्ग्ड किस्म के जो है वो टेस्ट वगैरह करवाने पड़ते हैं। ठीक है, और सम केसेस में जो है वो एमआरआई वगैरह भी करवानी होती है क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज जो हैं वो हमें एमआरआई पे अच्छे नजर आते हैं। ठीक है, तो हमने डिफरेंशिएट करना होता है कि पेशेंट की किस किस्म की डिजीज की सिवियरिटी है। क्लियर है? और मेनोमेट्रोरेजिया में हैवी ब्लीडिंग होती है और समटाइम्स इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है कि पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। ये टर्म्स क्लियर हैं? मैम अब ये पहले भूलेंगे वाली तो फिर से बता दें। डिस्मेनोरिया, पेनफुल क्रैम्प्स। बेटा प्लीज अल्लाह का वास्ता आप लोगों को अपने सिग्नल्स फुल रखा करें, मुझे आवाज क्लियर नहीं आती आपकी। आप मुझे बताएं बेटा क्या कह रहे हैं आप? मैम हम्म, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको ब्लीडिंग नहीं हो रही होती, उनका जो पीरियड्स हैं वो लेट होते हैं, तो वो तो उनको भी हम वो यही तो कहेंगे? नहीं, हम ये नहीं कहेंगे। वो तो फिर पेशेंट की कंडीशन को देख के कहना पड़ता है कि भाई क्यों नहीं हो रही। वो तो एक साइकिल की लेंथ भी होती है। कुछ पेशेंट्स में साइकिल की लेंथ 15 डेज होती है, कुछ में 20 डेज होती है, कुछ में नॉर्मल मैक्सिमम लोगों में 28 डेज होती है और कुछ में 35 डेज भी होती है। ये तो लेंथ पे मैटर करता है। और उसके बाद हम यूट्राइन पैथोलॉजीज पढ़ ही इसीलिए रहे हैं कि हम इस चीज को डायग्नोज करने में आपको आसानी हो। और कभी भी आप पेशेंट की हिस्ट्री के बगैर और पेशेंट की रिपोर्ट के बगैर आप उसको एक अल्ट्रासाउंड की अच्छी रिपोर्ट नहीं बना के दे सकते ताकि वो अपना ट्रीटमेंट करा सके। और ये यूजुअली डिफ्यूज डिजीज होती है। आप लोगों को मैंने प्रीवियसली फोकल और डिफ्यूज का फर्क बताया था? नो मैम। ये क्या कह रहे हैं? मैंने डिफ्यूज डिजीज और फोकल डिजीज मैंने आपको बताई थी कि डिफ्यूज जो है वो पूरी स्प्रेड हुई भी होती है और फोकल जो है वो किसी एक एरिया में होती है। अब मत कहिएगा कि मैंने डिफ्यूज और फोकल नहीं बताया। ठीक है, एडिनोमायोसिस को फर्दर हम देखते हैं।
बेटा ये शोर मुझे किसी तरफ से आ रहा है, प्लीज जिसका भी माइक ऑन है मैम उसको वो जो ऑफ कर बॉडी दें। फैट होती है ये भी रोटी कैसे होती है कि ऐसे सॉरी, आप इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आंसर्स वाला सेशन होगा। एडिनोमायोसिस की जो है सोनोग्राफिक अपीयरेंस ग्लोबुलर इनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस जो है वो ग्लोबली इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। ये सिमेट्रिक इंटीरियर एंड पोस्टीरियर यूट्राइन वॉल थिकनिंग, इंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल की थिकनिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। एनेकोइक स्पेसेस इन द मायोमीट्रियम, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एनेकोइक जेट ब्लैक एरियाज नजर आ रहे हैं, ठीक है। एनेकोइक स्पेसेस इन द मायोमीट्रियम होंगी। हेट्रोजीनस मायोमीट्रियल एकोटेक्सचर, आपको कोई स्मूथ टेक्सचर नजर नहीं आ रहा, आपको हेट्रोजीनस मायोमेट्रियल टेक्सचर नजर आ रहा है। सब एंडोमेट्रियल लीनियर स्ट्रेटिफिकेशंस, ठीक है। अगर आप देखें तो आपको डिफरेंट लाइन के स्ट्रेटा नजर आ रहे हैं, ठीक है। एकोजेनिक किस्म के स्ट्रेटा नजर आ रहे हैं। ऑब्सक्यूरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल बॉर्डर, डिफिकल्टी मेजरिंग द एंडोमेट्रियम, और आप इसमें एंडोमेट्रियम को नॉर्मली जो है वो मेजर नहीं कर सकते, किसी एक एरिया से भी आप इसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते। थिकनिंग ऑफ द ट्रांजिशन जोन एमआरआई, वही मैंने बात की थी कि भाई हमने एमआरआई करनी है पेशेंट की, कि भाई हम देखना चाहते हैं कि जो थिकनिंग है वो किस किस एरिया में हो चुकी है, कितने एरियाज की हो चुकी है, क्योंकि एमआरआई हमें मायोमेट्रियम बिल्कुल अलग करके दिखाएगा, एंडोमेट्रियम अलग करके दिखाएगा और पेरीमेट्रियम अलग करके दिखाएगा, कोरोनल सेक्शन में दिखाएगा, सेजिटल सेक्शन में दिखाएगा और एक्सियल सेक्शन में दिखाएगा। तो हम ज्यादा क्लियरली बता सकते हैं कि एडिनोमायोसिस कहाँ तक जो है वो स्प्रेड हो चुकी है। सॉरी, ये एडिनोमायोसिस की हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। अब आ जाते हैं फिब्रॉइड्स पे, ठीक है। कॉमन पैथोलॉजीज फिब्रॉइड्स, ठीक है भाई। अब फिब्रॉइड्स हमने ये तो देखा कि बड़े कॉमन किस्म के हैं फिब्रॉइड्स, लेकिन यूट्राइन फिब्रॉइड्स होते क्या है, अब नॉर्मल मैसेज हैं, ठीक है। इनकी कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास, ये जो बेसिकली स्लाइड है ये यहाँ पे होनी चाहिए थी, ठीक है। तो पेडेंकुलेटेड फिब्रॉइड है, ठीक है, यूट्रस की आउटर सरफेस के बाहर है, ठीक है। हमारे पास उसके बाद आ जाता है इंट्राकैविटी फिब्रॉइड, सब सिरोजल फिब्रॉइड, ठीक है, सब म्यूकोजल फिब्रॉइड है, और इसमें हमारे पास है सब सीरस फिब्रॉइड, ठीक है। जो मायोमीट्रियम के बेसिकली जो इंट्राम्यूरल है, बेसिकली इंट्राम्यूरल आर इन द मायोमीट्रियम, ठीक है, और सब म्यूकस जो है वो हमारे पास जो आ जाते हैं एंडोमेट्रियम के साथ और पेरीमेट्रियम के साथ। पेरीमेट्रियम की सॉरी मायोमेट्रियम की जो इंटरनल लेयर के साथ होते हैं, दीज आर द सब म्यूकस फिब्रॉइड, और हमारे पास मिड में इंट्राम्यूरल, और बिल्कुल जो हमारे पास पेरीमेट्रियम के साथ आ जाता है उसको हम कहते हैं सब सिरोजल फिब्रॉइड, ठीक है। ये हमारे पास कॉमन फिब्रॉइड की टाइप्स आती हैं। फिब्रॉइड्स जो है एक भी हो सकता है यूट्रस में, मल्टीपल भी हो सकते हैं, और जो है ये प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स जो है वो फिब्रॉइड्स के साथ ही कंसीव कर लेती हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो है ये सर्जिकल इसमें इंटरवेंशन ही चाहिए होती है इनको ट्रीट करने के लिए। यूट्रस में ये नज़र कैसे आते हैं, अब नॉर्मल मैसेज हैं। कॉमनेस्ट बिनाइन ट्यूमर, 30% ऑफ वुमेन मोर देन 35 ईयर्स, ठीक है। 30% खवातीन हमारे पास मोर देन 35 ईयर्स की फिब्रॉइड्स के जो है उसके स्टडी के लिए आती हैं, उनके साइज के लिए आती हैं कि वो ग्रो तो नहीं कर रहे, कहीं उनमें कोई ऑबनॉर्मेलिटी मजीद तो नहीं आ रही, कहीं वो वर्सन तो नहीं हो रहे, ठीक है। 40% ऑफ वुमेन ओवर द एज ऑफ 40 ईयर्स। मोस्ट कॉमन पैथोलॉजीज ऑफ यूट्रस, they are composed of smooth muscles with various amounts of connective tissue and their growth is estrogen dependent. बहुत ज़्यादा जो केसेस हैं हमारे पास ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो खवातीन इस्तेमाल करती हैं उनमें जो है वो फिब्रॉइड के चांसेस होते हैं, क्योंकि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में एस्ट्रोजन की जो है वो मैक्सिमम अमाउंट होती है और वो नॉर्मल मैसेज को ग्रो करने में मदद करते हैं। लियोमायोमास हैव सीडो कैप्सूल्स व्हिच आर फॉर्म्ड ऑफ कंप्रेस्ड सराउंडिंग मायोमेट्रियम, ठीक है। लियोमायोसार्कोमेटस चेंज इज रेयर, लेस देन 0.2%। अब लियोमायोमास बिनाइन मैसेज हैं, ठीक है, लेकिन ये चेंज हो सकते हैं लियोमायोसार्कोमा में, ठीक है। 0.2% तक चांसेस हैं। ओनली 50% ऑफ लियोमायोमास एक्चुअली ग्रो इन प्रेगनेंसी, ठीक है। और प्रेगनेंसी में भी जो है हमारे पास ये चांस होता है कि फिब्रॉइड्स अपना मैस जो है वो डबल कर लेते हैं, ठीक है।
Fibroids, the fibroid map. Location is the key to symptoms and management. Intramural, no bulging into the endometrium or the serosa. Intramural, subserosal, a significant portion of the leiomyoma is bulging into the serosal surface. Pedunculated, the leiomyoma is exophytic and attached to the uterus by a pedicle. Submucosal, a significant portion is bulging into the endometrial cavity. Less than 50% is important. Intracavitary, the leiomyoma within the endometrial cavity and is attached to the myometrium by a pedicle. ये हमारे पास एक मैप है, ठीक है। प्रीवियसली भी मैंने आपको इसकी एनाटॉमी भी दिखाई, इमेजेस भी दिखाई। तो ये मैप है जिससे आपने डायग्नोज करना होता है कि किस एरिया में जो है वो फिब्राइड लाई कर रहा है। फिब्रॉइड्स लोकेशन इज द की टू सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। हमारे पास अगर लोकेशन पता होगी तो हमें सिम्टम्स भी उसके पता होंगे और उसकी हम मैनेजमेंट भी जानते होंगे। इंट्राम्यूरल, नो बल्जिंग इनटू द एंडोमेट्रियम और द सिरोजा। इंट्राम्यूरल का यही है कि वो एंडोमेट्रियम में बल्जिंग नहीं कर रही या सिरोजा में बल्जिंग नहीं कर रही। ये हमारे पास जो है वो इंट्राम्यूरल फिब्राइड है और ये हमारे पास जो है वो एंडोमेट्रियम है। तो ये एंडोमेट्रियम को छेड़ ही नहीं रहा, ठीक है, और ना ये इसको डिस्टर्ब कर रहा है। अगर यहाँ से भी देखें आपको तो 2 फिब्रॉइड्स नजर आ रहे हैं, लेकिन ये एंडोमेट्रियम को इन्होंने स्पेयर किया हुआ है, ठीक है। सब सिरोजल फिब्रॉइड है, तो सब सिरोजल फिब्रॉइड a significant portion of the leiomyoma is bulging into the serosal surface. बेसिकली ये है तो सिरोजल सरफेस में इसने एंडोमेट्रियम को अगर देखें तो कंप्रेस किया हुआ है, लेकिन इसने अफेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। दिस इज द सब सिरोजल टाइप। अब आ जाते हैं पेडेंकुलेटेड की तरफ। पेडेंकुलेटेड आपने देखा था एक छोटी से पेडिकल की मदद से जो है वो फंडस के साथ जो है वो अटैच्ड था। The leiomyoma is exophytic and attached to the uterus by a pedicle. Beware the solid ovarian tumor, Oscum razor, ठीक है, कि आपने जो है वो सॉलिड ओवेरियन ट्यूमर और जो है आपको पेडेंकुलेटेड फिब्राइड दोनों को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, क्योंकि ओवरीज जो है वो यूट्रस के साथ ही होती हैं। तो समटाइम्स जो है वो पेडेंकुलेटेड फिब्राइड को और ओवेरियन ट्यूमर को लोग मिक्स कर जाते हैं। तो उसमें जो है आपने जो है लोकेशन बड़ी मैटर करती है, ठीक है, उसको देखना होता है। अगर आप देखें तो ये आपको यूट्रस की लेयर नजर आ रही है, ठीक है, ये दिस इज अ यूट्राइन कैविटी और ये पेडिकल है और जिसकी वजह से ये क्या है यहाँ पे अटैच्ड है। ये हमारे पास इस इमेज में हमारे पास ये यूट्राइन लेयर है और यहाँ पे क्या है ओवेरियन ट्यूमर लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये तो इसकी एक अटैचमेंट शो हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें जो है कोई एक थोड़ा बहुत बॉर्डर लग रहा है कि यार बॉर्डर है, ये जो है वो पेडेंकुलेटेड फिब्राइड नहीं है, ठीक है। सब म्यूकोजल फिब्राइड की अगर बात की जाए तो is a significant portion is bulging into the endometrium cavity. 50% less than 50% is important. ये हमारे पास एंडोमेट्रियम की लाइन है, ठीक है, और सब सिरोजल जो है वो एंडोमेट्रियम के अंदर जो है वो अंदर तक बल्ज कर रहा है, ठीक है। और इस इमेज में भी अगर आप देखें तो एंडोमेट्रियम स्पेयर्ड नहीं है, एंडोमेट्रियम को इसने ऑक्यूपाई किया है। दिस इज अ सबम्यूकोजल टाइप। इंट्राकैविटरी में आपने देखा था कि एक जो है फेब्रॉइड जो था वो यूट्रस की लाइन के साथ जो है वो लटका हुआ था कैविटी के अंदर। Intracavity, the leiomyoma is within the endometrial cavity and it is attached to the myometrium by a pedicle. Endometrial cavity के अंदर है और myometrium के साथ क्या है अटैच्ड है। It may even prolapse into the cervix. myometrium से endometrium में आया और endometrium से ये cervix तक protrude कर सकता है, ठीक है। कॉमन पैथोलॉजीज जो हैं फिब्रॉइड्स की सोनोग्राफी के अपीयरेंस सॉलिड एकोजेनिक मैस होता है, ठीक है। सॉलिड एकोजेनिक मैस का ये मतलब है कि भाई आपको एक बड़ा सॉलिड सी चीज नजर आ रही है, ठीक है, और आपको नॉर्मल उसका कोई टेक्सचर नजर नहीं आता जैसे नॉर्मल यूट्रस की पैरेन्काइमा होती है। वेल डिफाइंड कंटूर, द सीडो कैप्सूल, सिग्निफिकेंट एटीन्यूएशन ऑफ द अल्ट्रासाउंड बीम, और आपको अल्ट्रासाउंड इन्हांसमेंट भी नजर आ सकती है। अनयूजुअल वेरिएंट्स, लाइपोमेटस पीएम, सिस्टिक चेंज, ठीक है, उसमें सिस्टिक चेंजेस भी हो सकती हैं और फैट्स भी हो सकती हैं, ठीक है। Common pathologies, fibroid cystic change is not always a feature of malignancy and is due to the hyaline degeneration. तो हमें फिब्रॉइड्स में जो हमें सिस्टिक चेंजेस नजर आती हैं, मतलब कि सिस्टिक चेंजेस का ये मतलब है कि उनमें कहीं फ्लूइड या ब्लड नजर आ रहा है, तो वो ये नहीं होता कि वो मैलिग्नेंसी है। समटाइम्स वो हाइलाइन जो उसकी लेयर है उसकी डीजनरेशन की वजह से भी होता है। फिब्रॉइड के अंदर कैल्सिफिकेशन भी होती है, यूजुअली सेंट्रल सिस्टिक चेंजेस होती हैं और पेरिफेरल पोस्ट एम्बोलाइजेशन, ठीक है, पेरिफेरली पोस्ट जो है वो एम्बोलाइजेशन की वजह से भी हो सकती हैं, ठीक है।
हमारे पास ये अगर देखें, अगर आप इसमें आपको जो है ये हमारे पास नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस है और ये हमारे पास जो है प्रेग्नेंट यूट्रस है। इसमें अगर आप देखें तो आपको यूट्रस लग रहा है, सर्वेक्स है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, फिब्रॉइड नजर आ रहा है। ये सारे का सारा एरिया नॉर्मल है, लेकिन ये जो ब्लैक एरिया आपको हाइपोइक्विक एरिया नजर आ रहा है, ये आपको यहाँ पे फिब्रॉइड नजर आ रहा है और ये एक्सटेंड कर रहा है यूट्रस तक। और एक ऑब्स्टेटिक पेशेंट जो है उसमें आपको प्लेसेंटा भी लग रहा है, लेकिन साइड पे फिब्रॉइड है और ये क्या है, हमारे पास सर्वाइकल एरिया है। ठीक है, अब मैं आपको एसएस देती हूँ कि अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारे पास था अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, तो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम सिस्टिक चेंजेस बताइएगा दोबारा। सिस्टिक चेंजेस मैं बता देती हूँ बेटा। सिस्टिक चेंजेस ये होती हैं कि एक मैस है, ठीक है, मैं आपको खोल लेती हूँ सिस्टिक चेंजेस को। एक मैस होता है, ठीक है, एक अबनॉर्मल मैस है, कहीं पे भी ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि एक अबनॉर्मल जो एरिया होगा वहाँ पे जो है नेक्रोसिस भी हो रही होती है, ऐसे ही है, सेल चेंजेस भी हो रही होती हैं। तो अगर किसी मैस में जो है वो सिस्टिक अबनॉर्मल मैस है तो वहाँ पे अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, वहाँ पे नेक्रोसिस भी हो रही होती है, वहाँ पे सेल डिजनरेशन भी हो रही है, वहाँ पे जो है वो आपके बॉडी का नॉर्मल जो इम्यून सिस्टम है वो भी फाइट कर रहा है कि भाई अब नॉर्मल मैस क्यों है यहाँ पे, इसको खत्म होना चाहिए। तो जो भी एक अब नॉर्मल एरिया है उसके अगेंस्ट बॉडी जब कर रही है तो वहाँ पे सिस्टिक चेंजेस होंगी। सिस्टिक चेंजेस बेसिकली ये होता है कि एक सिस्ट है, सिस्ट अब नॉर्मल मैस के अंदर है, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, फ्लूइड है। अब किसी भी अबनॉर्मल मैस में फ्लूइड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ब्लड हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि ब्लड के बगैर तो या ब्लड सप्लाई के बगैर तो कोई भी अबनॉर्मल मैस ग्रो ही नहीं कर सकता ना। तो सिस्टिक चेंजेस जो हैं हमने ये बताई, इसलिए बताई कि एक मैस है उसमें अगर सिस्टिक चेंजेस हैं तो ये नहीं कहना आपने कि भाई ये जो है ये मैलिग्नेंसी ही है, वो नॉर्मल सिस्टिक चेंजेस भी हो सकती हैं। ठीक है, एक एरिया, एक अबनॉर्मल एरिया तो हमें किसी भी उसमें ग्रो कर सकता है ना, किसी भी शेप में हमारी बॉडी में हो सकता है अपेयर। क्लियर है, सिस्ट से ही है सिस्टिक चेंजेस, कोई मुश्किल इसमें? बाकी आप लोग जब तक ये पढ़ेंगे नहीं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अल्ट्रासाउंड इज वेरी डिफिकल्ट टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड। आप इसको बिल्कुल लीवर की तरह या पेनक्रियास की तरह या स्प्लीन की तरह इजी मत लीजिएगा, ये बड़ा टफ सा है और ये चीज़ें आप लोगों को वक्त के साथ भूल जाती हैं, इसलिए बड़ा आपने अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? ये लेक्चर मैं आपको आज ही फॉरवर्ड कर दूंगी, आप लोग इसको प्लीज़ पढ़ के नेक्स्ट लेक्चर में बैठिएगा ताकि आप लोगों को फर्दर जो है वो पैथोलॉजीज वो आपको क्लियर हो जाए। मैं आप लोगों को आराम आराम से इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों के सर पे बर्डन ना पड़े और सारी चीज़ें आपको मिक्स ना हो जाए। ठीक है, वरना मुझे 50-60 स्लाइड्स के लेक्चर को मुझे एक ही दिन में ख़त्म करने में कोई भी मसला नहीं है। ठीक है बच्चों? मैम आप जौन से स्टूडेंट्स ने लास्ट लेक्चर में कहा था ना ग्रुप में ऐड कर दें, ग्रुप में ऐड करके बुक भी शेयर कर दी थी और क्या कहते हैं सारे लेक्चर्स भी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया बेटा। जरकम ने क्लास अटेंड की है, ज्वाइन किया जरकम ने, जो बच्चा कल एनरोल हुआ था। बेटा आप अपना जो है वो अपना चैट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर लें ताकि जो आपको ग्रुप के रीजनल अल्ट्रासाउंड का जो ग्रुप है उसमें बच्चे आपको ऐड कर लें। मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है बेटा, आप लोग जो भी नया बच्चा जो भी ऐड हो रहा हो उसको जो है ना उसको सारी चीज़ें प्लीज़ शेयर कर दिया कीजिएगा। अभी हम लोग खुद भी जो है वो ऑनलाइन मोड पे ही हैं सारे, तो बहुत से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करना हमारे लिए भी मुश्किल होता है, सिस्टम में चीज़ें होती हैं, कुछ हमारे पास अपनी कैपेसिटी भी नहीं होती सिस्टम में, इस वजह से तो आप लोग खुद भी आपस में एक दूसरे की हेल्प आउट किया करें। ठीक है, और किसी बच्चे का कोई आज के लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हो? बहुत स्लोली मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि बहुत स्लो लेके चलूँ ताकि आप लोग मैक्सिमम अब्जॉर्ब कर लो। तो आप आ जाते हैं आप लोगों की असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट के टॉपिक्स मैं आप लोगों को ईमेल भी कर दूंगी और योर असाइनमेंट टॉपिक विल बी अबाउट द पैराथायराइड ग्लैंड एंड द मैंडिबुलर ग्लैंड
एंड द पैरोटिड ग्लैंड। 3 टॉपिक्स होंगे आप लोगों के पास। तो बच्चे जो भी चैट बॉक्स में जिसने भी ग्रुप में ऐड होना है वो लोग अपने जो है नंबर मलाइका ताहिर को ऐड कर लें, अमानिया को ऐड कर लें, ठीक है। तो जी मैम कर मैं दिया। ठीक है, मैं बच्चों को डिवाइड करके जो है वो आप लोगों की टॉपिक्स सेंड कर दूंगी, ठीक है। और आप लोगों ने मुझे सॉफ्ट फॉर्म में ही अपनी असाइनमेंट जमा करवानी होगी, ठीक है। और हर बच्चे ने अपनी अलग से असाइनमेंट जमा करवानी होगी। मेजर असाइनमेंट्स डिफरेंट होंगी, लेकिन जो है माइनर असाइनमेंट्स जो हैं वो आप लोगों की ग्रुप में होंगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बता दिए। इट विल बी अबाउट द पैराथायराइड ग्लैंड अल्ट्रासाउंड, पैरोटिड ग्लैंड अल्ट्रासाउंड एंड सबमैंडिबुलर एंड मैंडिबुलर ग्लैंड अल्ट्रासाउंड, ठीक है। मुश्किल तो नहीं है, आराम से कर लेंगे ना? जी मैम कर जी मैम। लेंगे। ठीक है। और जो है आप कुछ पूछ लो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में से, अगर आपका जो है कोई क्वेश्चन नहीं है तो मुझे बताएं कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर लेती हूँ। इस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको कोई इशू आ रहा हो, मुश्किल तो नहीं लग रहा? नो मैम, जो चीज समझ में नहीं आती वो हमारे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, तो हम लोग वही यूट्यूब से उस रिकॉर्डिंग को सुन लेते हैं। बेटा अगर आपके जो है ना, अगर आपको चीज समझ नहीं आ रही तो मैं आपके पास ये वी हैव 10 मिनट्स, ठीक है। तो लेक्चर में आपको मैं आधा घंटा इसीलिए देती हूँ, फर्स्ट 15 मिनट्स, फर्स्ट लास्ट 10 to 15 मिनट्स, कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन करें। आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अभी भी हमारा यही है कि हमारे। और बेटा मुझे एक बात ये बताएं कि आपके पास मेरे पीपीटीज में कितने लेक्चर हो चुके हैं? इस लेक्चर आज वाले लेक्चर को छोड़ के कितने लेक्चर हो चुके हैं? मैम 8 लेक्चर्स हैं और एक जो आपने बुक सेंड की थी, टोटल 9 हो गए हैं। बुक तो वो तो मैंने आप लोगों की उसके लिए सेंड की थी। आपको मैंने अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की बुक सेंड की हुई है। जी जी मैम वही सेंड की थी। तो आपके पास रिक्विजिट है सब बच्चों के पास? जी मैम नहीं थी, मैंने डाउनलोड करके कल ग्रुप में सेंड कर दी थी सबको। ठीक है बच्चे, आपने अच्छा काम किया। अगर नहीं भी थी तो अभी मेरे पास लैपटॉप से ही मैं आप लोगों को लेक्चर दे रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ जो है, अच्छा मैंने आप लोगों को प्रीवियसली मैंने आप लोगों को वीडियो शेयर की थी, आप सब लोगों को वीडियो मिल गई थी? यस मैम। जी मैम। किस Yes, किस ma'am. कितने बच्चों ने वीडियो देखी है? हैंड्स रेज करें जरा, कितने बच्चों ने वीडियो देखी है? अमसा जफर, अमसा क्या देखा आपने वीडियो में? अपना एक्सपीरियंस समराइज करें, जल्दी जल्दी करें ताकि बाकी बच्चों को भी जो है ना वो मैम मौका मिले। लिवर अल्ट्रासाउंड पे वो वीडियो थी, लिवर की पैथोलॉजीज उसमें डिस्कस की हुई थी। तो क्या पैथोलॉजीज आपने लर्न की? मैम मैंने अभी कंप्लीट नहीं देखी, लेकिन जहाँ तक मैंने देखी है वहाँ पे लिवर सिस्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ था और हेमेंजियोमा को। ओके आलिया, आप बताएं आपने क्या देखा? आलिया, एहसान, आपने वीडियो देखी तो आपने उसमें क्या लर्न किया? मैम अभी मैंने नहीं देखी। नादिर हुसैन, आपने वीडियो देख ली? नो मैम। और किस बच्चे ने देखी है? क्लास, आप में से किसी ने वीडियो नहीं देखी एक अमसा के अलावा? नो मैम। कोई खास वजह पूछ सकती है उसकी? आई मैम थिंक असाइनमेंट थी मैम 2 एक्चुअली हम 3 तो इस वजह असाइनमेंट से। भी थी और मैम आज हमारा ना सेशनल वाइवा भी था एक सब्जेक्ट का, तो वो पढ़ रहे थे। ओके 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 ओके, ठीक है बच्चे, कोई मसला नहीं है। आप लोगों को जब टाइम मिले आप लोग देख लेंगे, मुझे एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद द नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। और जो बच्चे रोला डालते हैं कि हमें एससीपी की वजह से हमारी स्टडी डिस्टर्ब हो रही है, तो उन लोगों के पास बड़ा अच्छा ऑप्शंस होता है कि वो लर्न कर लें। अगर जिस बच्चे की ट्रूली नीयत हो लर्न करने की तो वो लर्न कर सकता है, ठीक है।
जब हम लोग ग्रेजुएशन में थे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं होती थी। लाइक न्यूक्लियर मेडिसिन की फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी, तो हमें बड़ी मुश्किल पेश आती थी उसको लर्न करने में कि भाई वो कैसे वर्क कैसे हो रहा होता है। तो हमने सिर्फ जो है वो यूट्यूब वीडियोस और जो भी हमारे पास इंटरनेट से डाटा मिलता था, हम उसको देख के लर्न कर लेते थे कि भाई ये ऐसे प्रोसीजर हो रहा होगा तो ऐसे हो रहा होगा। बिल्कुल हम लोग उस मामले में ब्लंट नहीं रहे। तो आप लोगों के पास भी ये ऑप्शन होता है कि आप लोग भी ये देख लें, ठीक है। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है मुझसे। और वाइवा के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर कीजिएगा। सॉफ्ट कॉपी में मैंने आपसे वर्ड में इसीलिए असाइनमेंट्स मांगी हैं ताकि आप लोगों के पास चीटिंग ना हो। मैंने आप लोगों की जो है वो प्लेजरिज्म चेक करना है असाइनमेंट्स का। किसी बच्चे ने चीटिंग नहीं करनी, अच्छी अच्छी असाइनमेंट्स देनी है। जिस रीजन का भी अल्ट्रासाउंड आप लोगों के हिस्से में आएगा, आपने उसकी नॉर्मल एनाटॉमी, आपने उसकी नॉर्मल अपीयरेंस, आपने उसकी सोनोग्राफिक अपीयरेंस, आपने उसकी सोनोग्राफी पे मेजरमेंट्स, आपने उसकी डिजीजेस और आपने उसकी जितनी भी चीज़ें हमें सोनोग्राफी पे मिल रही हैं वो आपने सारी चीज़ें देखनी है और लिखनी है और दिखानी भी है। जैसे जब मैं आपको एक लेक्चर पढ़ा रही होती हूँ, बता रही होती हूँ, तो क्या मैं आपको पहले नॉर्मल एनाटॉमी बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको सोनोग्राफिक एनाटॉमी बताती हूँ ना, या सोनोग्राफिक मेजरमेंट्स बताती हूँ। जी मैम। तो अब बड़े बच्चे हो, ठीक है, तो आप लोगों का बहुत अच्छा होना चाहिए। और जिस बच्चे ने भी जो भी रिक्वायरमेंट पूरी की हुई होगी, अच्छी असाइनमेंट बनाई हुई होगी, तो उसको फुल मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैम अच्छी असाइनमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, मतलब किस तरह की आपको अच्छी चाहिए? के लिए ये शायद जो मैंने अभी इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया है, ये अच्छी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई हैं। ओके मैम। क्या बताई है मैंने? क्या नादर हुसैन, मैंने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स बताई हैं अपनी असाइनमेंट के लिए? मीन के मैम स्टार्ट में कोई चीज़ भी मैंने पढ़ते हैं ना, तो उसकी हाँ नॉर्मल हाँ, अपीयरेंस क्या है, एबनॉर्मल क्या है, मीन की जिस तरह भी आपने बताया है। उसकी नॉर्मल वेरिएशंस क्या हैं, अब नॉर्मल वेरिएशंस होंगी जी तो मैम, क्या पैथोलॉजी होंगी, वगैरह क्या है। और जी मैम। हम किस किस केस में, भाई अगर हम जो है वो पैरोटिड ग्लैंड का अगर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो किस किस केस में हम करेंगे, ठीक है। और उसकी क्या डिजीजेस होंगी, उसकी नॉर्मल अपीयरेंस कैसी होगी, अल्ट्रासाउंड पे हमें कैसी नजर आ रही होगी, उसकी पैथोलॉजीज क्या होंगी, ठीक है। तो ठीक है बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा। अगर किसी और का कोई मसला हो तो फिर मुझसे यू कैन आस्क मी, ठीक है। प्लीज़ अपने जो क्वेश्चंस हैं वो लेक्चर के एंड तक के लिए रिजर्व करके रखा करें। जो भी मसला आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चे। ओके मैम। ओके बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं अभी आपको लेक्चर जो है वो फॉरवर्ड कर देती हूँ, ठीक है बच्चे। और अटेंडेंस मैम बेटा आप असाइनमेंट लोग की की, टॉपिक्स भी ना शेयर कर दीजिएगा ताकि ग्रुप में हम शेयर कर दें। ठीक है बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपको कर देती हूँ शेयर, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। और आप लोगों को मैं लेक्चर भी अभी फॉरवर्ड कर देती हूँ, ठीक है। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बच्चे, अल्लाह हाफिज। हाफिज मैम। अपने क्वेश्चंस जो है वो हमेशा आप अपने पास लिख के रखा करें ताकि जो भी समझना है वो मुझसे पूछ लें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।